सर हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कर लिया था हमने लास्ट। और हाँ चलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक, यस सर वो कर लिया। हाइपरटोनिक, ये सब कर लिया था हम लोग। सर एक डाउट था, पूछ हाँ सकता हूँ? पूछिए, हाँ पूछिए पूछिए। सर असाइनमेंट में एक क्वेश्चन था, Hg2 और Hg2Cl2 को डिसोसिएशन हुई है और आपको वो उसका वो आई थिंक वान टॉप फैक्टर निकालना था। सो उस रिएक्शन के अंदर Hg2 जो है Hg2 ही रहा, वो 2Hg नहीं बना, वो क्यों हुआ? हाँ फिर से कंपाउंड का नाम बताओ, क्या Hg2Cl2। हाँ तो ये जो है ना, ये आपको 2Hg नहीं ब्रेक होगा क्योंकि ये मर्क्यूरस है। ये Hg, इसको ब्रेक करोगे तो Hg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस आएगा, ये है। हाँ यस सर। HgCl2 करोगे तो ये यहाँ पर आएगा Hg पे प्लस 2, दिस इज मर्क्यूरिक, दिस इज मर्क्यूरस। ओके, ये इस तरह ओके से। सर, तो हाँ यहाँ पर, Hg2 जो है 2Hg नहीं बनता। हाँ हाँ ये क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा एंड में, ये क्वेश्चन मैं ओके सर। कराऊंगा। ये इसमें 2-3 पार्टिकल आएंगे, इसमें 2 नहीं होगा, समझा? यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ चलिए, तो शायद हम लोग एनालाइज कर रहे थे, वो ये था कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, फिर कुछ अच्छी बातें बताएंगे। कैलकुलेट द osmotic pressure of 4% osmotic pressure of 4% solution of glucose at 27। बहुत आसान क्वेश्चन है, at 27 डिग्री सेल्सियस। जो उम्मीद है कि आप बनाएंगे, जल्दी बनाइए। तो देखिए इसमें नॉर्मल है तो पाई इज इक्वल टू CRT होगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ, अब 4% का मतलब गौर से सुनिए अच्छे से, ऑस्मोटिक प्रेशर में के न्यूमेरिकल में जब भी परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट दिया हो तो आप हमेशा परसेंटेज W/V कंसीडर करेंगे। अगर वो लिख दे W/W तो अच्छी बात, हमेशा W/V कंसीडर। इफ नथिंग इज मेंशन देन परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज टेकन एज W/V। डिड यू अंडरस्टैंड? कुछ तो बोल यस ही सर। नहीं रहे हैं आप लोग भाई। अरे अनुष्का, आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ, तो पाई सेकंड टू NB/VRT। NB गिवन मास, तो 4% का मतलब ये हुआ 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज को हमेशा W/V लेना, हर जगह नहीं, सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल में। अगर वो कुछ इंडिकेट कर दे तो अच्छी बात है, ना इंडिकेट करे W/V। तो अब गिवन मास बाय मोलर मास 4, मोलर मास 180 ग्लूकोज, वॉल्यूम 100 ml, ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड, 1000 ऊपर चला गया, 0.0821, टेम्परेचर 327 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो पाई इज इक्वल टू 5.47 ATM आ जाएगा। सच सच बताइए, ये न्यूमेरिकल में किसी को डाउट है तो पूछिए प्लीज। अनुष्का, आमना, दिव्यांशी, इंसिया, जुवेरिया, साद, नासिर, किसी को डाउट है इस क्वेश्चंस में? नो सर।
Anushka, can you hear me? Yes, sir. Clear है. Clear है. Thank you very much. Thank you very much. क्या मैं आगे बढ़ूं? बोलिए साइंटिस्ट लोग. Yes, sir. वेरी गुड. अब देखिए, यस सर. और कल 12 बजे सॉल्यूशन चैप्टर का डिस्कशन है, शुरू से लेके रॉल्स लॉ पूरा. रॉल्स लॉ पूरा पढ़ के आएंगे. क्वेश्चन डिस्कशन डाउट है. सुना सारे लोग? 12 PM में जिसको आना Yes, sir. आइएगा. उस पीछे से रिवीजन भी चलता रहेगा साथ साथ, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस भी करेंगे. सुना? हेलो एवरीवन. Yes, sir. हाँ, कल Yes, 12 sir. PM में. हाँ, उसमें ओपन डिस्कशन है. सबसे पहले हम आपको टाइम देंगे. पहले एक दफा मैं 10 मिनट में रिवीजन कराता हूँ बच्चों को. उसके बाद आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आया वो पूछेंगे. उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, और जिसका पर्सनली क्वेश्चन भी होगा वो सब डिस्कशन होगा. तो ये बीच बीच में आपकी प्रैक्टिस पीछे से होती रहेगी कि आप भूले ना. क्वेश्चन नंबर 2, ये लगभग आज चैप्टर खत्म. अब फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा. कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर solution of K4 FeCN6 at 27 degrees Celsius if it is 90% dissociated. आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर कर लेंगे. अच्छा, डेसीमोलर का क्या मतलब होता है बताइए? So 0.1 mole. हाँ, 11th में मोल कंसेप्ट सब में पढ़ाया होगा. सुना? चलिए, जिसको ना आता मैं दोबारा बोल देता हूँ. डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10. पेंटीमोलर का मतलब होता है 1/5m. सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2m. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बताइए. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने शायद आई निकाला होगा. So I क्या मैं निकाल ली. एन नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें कितने हैं जल्दी बताइए. अरे इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 5. कितने हैं? 5. So 5. हाँ, अनुष्का आप थी इस क्लास में. हाँ, मैंने प्रैक्टिस कराया Yes, था sir. सब. हाँ, 3.6 4.6. पाई इज इक्वल टू ICRT. I 4.6, डेसीमोलर 0.1, 0.0821, टेम्परेचर 300. उम्मीद है कि आप कर लीजिएगा. सच सच बताइए, कर लेंगे ना? हेलो एवरीवन. Yes, sir. So हम C को 0.1 ले लेंगे. तो क्या लेंगे? डेसीमोलर का क्या मतलब हुआ भाई? Okay sir. I thought sir 0.1 moles. अच्छा okay sir. नहीं नहीं, मोलर है ना वो मेरे दोस्त. कहाँ है Yes sir. Yes तो, sir. हाँ आप, हाँ वेरी गुड वेरी गुड. डेसीमोलर, मोलर का मतलब मोलारिटी. ओके साइंटिस्ट. या आगे Yes बढ़ें. sir. यस, बहुत अच्छे आदमी. लिख लीजिए सारे लोग. यूनिट ATM. क्या मैं आगे बढ़ूं? सारे लोग गवाही दें. Yes, sir. Yes. बहुत बेहतर, बहुत बेहतर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
5.25% solution of unknown non-electrolyte solute. तो जानबूझ के बोल दिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज आइसोटोनिक. आइसोटोनिक की कंडीशन मैंने पढ़ाई थी आपको. इज आइसोटोनिक with 1.5% urea solution. Calculate the molar mass of unknown solute. क्या आप कर सकते हैं? जल्दी बना के दिखाइए. बहुत आसान है, जल्दी करके दिखाइए. A option 200, B option 210, C option 205, C option 310. ऑप्शन मैंने आपको लिख दिया. अब आप मुझे बताइए. सर दोनों सेम टेम्परेचर पे लेंगे ना? तो टेम्परेचर नहीं तो आइसोटोनिक की कंडीशन ही है गिवन टेम्परेचर. तो फिर आइसो सब लिखा ही हुआ है तो टेम्परेचर सेम ही है ना. यस सर, यस. तो pi1 इज इक्वल टू pi2 दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. W1/m1v1 यही फॉर्मूला आया था. देखिए सारे लोग. यस सर. W1 का मतलब ये हुआ 5.25 ग्राम. मोलर मास मालूम नहीं, वॉल्यूम 100 ml. हमने फिर बता दिया कि जब परसेंटेज में रहेगा तो हम क्या कंसीडर करेंगे, जल्दी बताओ. W/W की W/V. W/V. यस. और यहाँ W2 कितना है, कितना परसेंटेज है? 1.5. So 1.5. यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 आपको बताया गया था. यस. तो 60 वॉल्यूम 100. इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहा आप लोगों से. 100 कैंसिल. बताइए m कितना आया? 60 इंटू 5.25 1.5. तो आपके पास 6 इंटू 525/50. तो बताइए कितना आंसर आ रहा है. सर 200 से थोड़ा कम आ रहा था. 196 पॉइंट कुछ 875. अरे ये 196 कहाँ से आ जाए? एक्यूरेट वैल्यू बताओ भाई. सो यही आ रहा है. आ रहा है 196.875. वो आई थिंक राउंड अप करके 200 कर लो. अच्छा, ठीक है. 60 इंटू 1 मिनट 60 इंटू 5.25 डिवाइडेड बाई 1.5. 210 तो आ रहा है. 210 तो
एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। दिस इज द आंसर। चलिए, सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. सबका 210 आया होगा ना, बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, 200. sir. Yes, sir. हाँ बस, बहुत आसान है, कोई ये टफ नहीं है। अच्छा, ओके सर, मैं 1.6 के साथ डिवाइड करा था सर। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए। तो ये आइसोटोनिक जब भी रहे तो आप इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे और सतर्क रहेंगे। अगर यहाँ पर NaCl दे देता तो हम आई लगा के इक्वेट करते, वो हमने आपको बताया था। चलिए, अब आइए सारे लोग ध्यान देंगे। देखिए, एक क्वेश्चन मैं कराता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है कि दो सॉल्यूशन को अगर मिक्स किया जाए, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, दिस इज अ स्पेशल क्वेश्चन। दो क्वेश्चन और करेंगे, लिखें 40% ग्लूकोज सॉल्यूशन has osmotic pressure 1.64 atm and osmotic pressure of 3.42% केन शुगर। वही C12 was 22 ही रहेगा। केन शुगर is 4.6 atm। हमने क्या किया, इफ इक्वल volume of both solution are mixed, find the osmotic pressure of resulting solution। पहले क्वेश्चन लिखिए, मैं बताऊंगा, सारे लोग लिखिए पहले। लिख लिया तो बताइए सारे लोग। Yes, sir. लिख लिया. बहुत अच्छे। देखिए, इसको करने का तरीका क्या है, और से सुनो। मान लीजिए ये कंटेनर है आपके पास, इसमें आपके पास सॉल्यूशन है, आपके पास π1 है ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉल्यूम V1 है। आपके पास दूसरा सॉल्यूशन कहा गया है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है और वॉल्यूम V2 है। आपने मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, इसका πr रिजल्टेंट और वॉल्यूम VR। अच्छा, आपको मालूम है कि ऑस्मोटिक प्रेशर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू NB/VRT। तो बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट πB/RT लिख सकते हैं? सारे लोग मिलकर बोले, लिख सकते हैं हाँ या ना? अरे बोलिए ना, कोई। यस सर, यस सर। ठीक है। अच्छा, 11th में आपने नहीं पढ़ा कि जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट before mixing should be equal to the number of moles of solute after the mixing। number of moles of solute ना बढ़ेगा ना घटेगा, remains conserved। total moles of solute, अरे पढ़ा था ना 11th में, molarity mixing, total moles of Yes, sir. solute before mixing should be equal to total moles after mixing। total moles of solute after mixing, ये क्या आ जाएगा, देखिए नंबर, यहाँ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल π1 V1 RT π2 V2 RT should be equal to πr VR RT। RT cancel, final formula becomes π1 V1 π2 V2 πr VR। समझा? ये वही फॉर्मूला हो गया, M1 V1 प्लस M2 V2। याद आया कुछ इसी तरह का? VR इज इक्वल टू V1 प्लस यस बस। VR जो रिजल्टेंट वॉल्यूम का होगा, दोनों का सम होगा। इस क्वेश्चन में जो रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर का है, बस आप फॉर्मूला यूज कर दीजिए, π1 V1 π2 V2 बाय VR। VR का मतलब V1 प्लस V2। π1 1.64 है, वॉल्यूम इक्वल V मान लिया, ये 4.6 है, वॉल्यूम V मान लिया,
टोटल वॉल्यूम 2V हो गया। हो सकता है वॉल्यूम की वैल्यू 10 लीटर कुछ भी देता है, आप इसी को सॉल्व कर लेंगे। वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, 1.64 प्लस 4.6/2। तो आप याद रख लीजिए एक नया कंसेप्ट, जब भी दो सोल्यूशन को मिक्स करके फाइनल सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कहे तो आपका फार्मूला होना चाहिए π1V1 प्लस π2V2 इज इक्वल टू πRVR। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। तो ये आपके पास आ जाएगा 6.24/2 3.1480 है। किसी को कोई डाउट है? हाँ या ना जल्दी बताइए, लिख लीजिए। तो ये दो सॉल्यूशन को मिक्स करके फाइनल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एशिया जुवेरिया, कुछ लोग बोलिए ना, समझ में आया ये वाला कंसेप्ट? Yes, sir. Done, sir. लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? Sir, एक मिनट। सर डन। हाँ, एनसीआ लिख लिया आपने? जुवेरिया, Yes, एनसीआ, sir. अनुष्का, अनुष्का, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. अब मैं थोड़ा सा वही आयनिक इक्विलिब्रियम को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दिस इज स्टैंडर्ड। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट सब दिखाना शुरू करेंगे। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 m of HX solution if the value of K dissociation constant, याद है पढ़ाया था आपको, 8 × 10⁵ at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पहले लिखिए, मैं खुद बताता हूँ कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर 0.2 m if the value of the K is this। देखिए K आपको एनसीईआरटी में दिया, और जब K देकर आपको डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पूछा तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी पूछ सकता है। चलिए, क्या आप लोगों ने लिख लिया? मैं समझाऊं आप लोगों को, बताइए। यस सर। मैं फिर वही बात कहूंगा, जब भी क्वेश्चन ना बने आपके पास फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। हमें सी मालूम है, आर मालूम है, टी मालूम है, आई नहीं मालूम है। और आई मालूम होने के लिए अल्फा मालूम होना चाहिए। तो कोई कहेगा सर अल्फा 100% नहीं ले सकते, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड के लिए वैलिड होता है। वीक एसिड का आप 100% आयोनाइजेशन नहीं ले सकते। तो हम आई के लिए अल्फा निकालेंगे और अल्फा के ए में आएगा, क्योंकि आपको मालूम है के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। हम इसको अप्रोक्स सी अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू √k/c। अब के कितना, 8 × 10⁻⁻⁵, सी कितना है, 2 × 10⁻⁻⁻1।
तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, आपको टफ नहीं लगेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 10 टू द पावर -4, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मतलब 0.02। यस, अब आपके पास HX एसिड है तो ऑब्वियसली इसमें 2 पार्टिकल है, X माइनस I is equal to 1 plus alpha n minus 1, I is equal to 1 plus alpha 2 minus 1, तो I is equal to 1 plus 0.02, I is equal to 1.0। फॉर्मूला आपके पास हो गया ICRT 1.02, कंसंट्रेशन 0.2 है, 0.0821, 298 केल्विन टेम्परेचर। दिस इज द आंसर। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। बोलिए हाँ। Yes, sir. तो के का इस्तेमाल करके जब एनसीईआरटी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी पूछेगा। जब भी ना बने आप फार्मूला लिखिए, देखिए आई नहीं मालूम है, आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अल्फा, और ये वीक एसिड है, हम अल्फा 100% भी नहीं ले सकते, दैट द रीजन इस तरह करेंगे। चलिए लिखिए, सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। चलिए अब आइए इम्पोर्टेंट, हाँ पहले लिख लीजिए। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ सब लोग ने लिख लिया, ये स्लाइड बताइए। Yes, sir. लिख लिया तो बताइए। यस सर। चलिए टॉपिक डालिए इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट में ये है, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, मेरे साथ साथ लिखना सारे लोग शुरू कीजिए, मेरे साथ साथ चलिए जल्दी जल्दी। फॉर द सेम, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, मेरे साथ साथ लिखिए। फॉर द सेम कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस CP colligative properties will be more for that substance with more number of particles। आपको मालूम कॉलिगेटिव प्रोपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। पार्टिकल्स का मतलब होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब देखिए इस पर क्वेश्चन के जरिए मैं समझाऊं। फॉर द सेम कंसंट्रेशन ऑफ, जैसे एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, पहला आपको दिया हुआ 1m ग्लूकोज, आपको दिया हुआ 1m NaCl, आपको दिया हुआ 1m NO2SO4, आपको दिया हुआ है 1m कैपिटल M Al2SO4 3। क्या आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Done. यस सर। चलिए सारे लोग सुनिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और से सुनिए। जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है, पहली बात कि आपको मालूम है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, ऑटोमेटिक याद पढ़ चुके हैं बाबा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये याद रखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन जहां पर भी होता है ना, आप 11 में पढ़ा, यहाँ भी मैंने पढ़ा है, मोलारिटी और मोलालिटी की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही आती है। खुद सोचिए, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और मोलालिटी पर केजी ऑफ सॉल्यूट। वाटर के केसेस में वॉल्यूम और मास सेम रहता है। तो जब भी डाइल्यूट सॉल्यूशन रहे तो ऑटोमेटिक समझिए कोई ठीक नहीं, यहाँ पर मोलालिटी भी दे सकता है या मोलारिटी भी दे सकता है, बतवा बराबर है, क्योंकि डेल्टा टीबी के फॉर्मूले में Kb इंटू m है। तो सर यहाँ पर मोलारिटी क्यों दिया, कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लगभग सेम होती है भाई। दूसरी बात, कहीं पर परसेंटेज नहीं दिया तो देख लीजिए आप, इलेक्ट्रोलाइट है का आयनिक कंपाउंड है,
100% एज्यूम करेंगे। तो बताइए इसमें 1 पार्टिकल हुआ, इसमें NaCl 2 पार्टिकल हुआ, इसमें NO2SO4 3 पार्टिकल हुआ, इसमें आपके पास जो हुआ 2 3 5 पार्टिकल। I इज इक्वल टू समझिए 2 हुआ, I इज इक्वल टू 3 हुआ, I इज इक्वल टू 1 हुआ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में I 1 होता है, या I इज इक्वल टू 5। अब सुनिए आपसे ऑर्डर पूछेगा, बताओ ऑर्डर ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑर्डर ऑफ डेल्टा टीबी, और कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूछा जाए, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, हाँ या ना, जल्दी बताइए, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देन डी सी बी ए, दिस इज ऑर्डर। अब 4 के अलावा क्या क्या, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, अब 4 के अलावा क्या क्या पूछ सकता है आपसे, नंबर 1 ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का भी आंसर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से देंगे। जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा, क्या पढ़ा था, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल ऐड करेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, उसी को तो हम एलिवेशन 1 कहते हैं। तो जिसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। यहाँ पर भी अगर बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर कहे तो हम आई मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे, डेल्टा टीबी के बेसिस पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐड किया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, हाँ या ना? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐड किया देन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, वही Yes, पूछेगा किसका, हाँ जिसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, यही ऑर्डर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाया वेपर प्रेशर कम, तो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। तो आप आंसर देंगे ए बी सी डी। रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर में फर्क है। यहाँ रिलेटिव का मतलब है कितना, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। तो वही पूछ रहा है किसका ज्यादा कम होगा, तो ऑब्वियसली डी का ज्यादा कम होगा। वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा, ए, कम किसका होगा, ज्यादा डी। तो दोनों में लैंग्वेज में फर्क है कि नहीं, दोनों अलग अलग चीज है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes. Yes, sir. उसी तरह आपको फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछेगा, 7 ऑर्डर में से कुछ भी पूछ सकता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट फिर से सुनिए, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स करेगा फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, मतलब ये भी फ्रीजिंग पॉइंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है। तो इसका भी ऑर्डर ए फिर बी फिर सी फिर डी। क्या सबको समझ में आया हाँ या ना? किसी को डाउट है? अरे कोई बोल ही नहीं रहे हैं आप लोग, कुछ भी तो बोलिए। अनुष्का, No sir, आमना, no doubt. ये लिख Yes, लिया sir. था, Please. ये लिख लिया था सारा कुछ आप लोगों ने, सारा कुछ? Yes, sir. Yes, sir. सर एक अरे जो, हाँ हाँ क्या बोले आप जल्दी बताइए। मैंने कहा था मेरे साथ साथ लिखने के लिए, नहीं लिखा? सेकंड बस, डन सर। डन डन, ओके चलिए लिख लीजिए। लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes sir. चलो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिए, देखिए मेरे साथ साथ। फॉर द सेम concentration of different नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, जिसका आयंस में ब्रेक ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। Cp will be same for all. एग्जाम्पल नंबर 2, ये अपने आप में क्वेश्चन भी है। आपको कह देगा 1 कैपिटल M यूरिया, आपको कह देगा 1 कैपिटल M सुक्रोज, सी आपको कह देगा 1 कैपिटल M ग्लूकोज। अब मेरे बातों पर सारे लोग ध्यान दें,
बताइए 1m 1m 1m, तो सब में I11 है, यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज सब 1 है कि नहीं? Yes. नंबर ऑफ पार्टिकल सब में 1 है। यहाँ पर चाहे डेल्टा टी ऑर्डर ऑफ all colligative properties Cp will be same, A is equal to B is equal to C, क्योंकि नंबर ऑफ नेचर पर डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही से बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही से कम होगा, वेपर प्रेशर उतना ही से कम होगा, वेपर ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही से ज़्यादा होगा। हाँ ज़्यादा होगा। इतना सबको समझ में है? अगर सेम है तो पार्टिकल भी सेम है तो प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। इट डिपेंड्स अपॉन, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सब्सटेंस। क्या सबको समझ में आया? हाँ या ना जल्दी बताएं। Yes, sir. जल्दी लिखिए। Yes, sir. तो हर तरह Done, का sir. क्वेश्चन, हाँ आपको मेन देखना है कि किसमें नंबर ऑफ पार्टिकल, सब लाइन लिखाने के लिए तो मैं क्वेश्चन के जरिए आपको पॉइंट लिखा रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट बस यही है कि अगर इस तरह का ऑर्डर का क्वेश्चन आए तो आप देखिए कि इफेक्टिवली किसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। क्या आप लोगों ने लिख लिया? हाँ या ना सारे लोग बताइए। Sir, एक मिनट। Yes, sir. Yes, done. जुवेरिया नदीम को समझ में आ रहा है? जुवेरिया नदीम प्लीज बताइए Yes, ना कुछ। sir. ओके, थैंक यू। Done, sir. ठीक है, अब तीसरा मेरे साथ साथ लिखिए। फॉर द सेम, ये सब पे क्वेश्चन आएंगे सब। फॉर द सेम mass percentage of, for the same mass percentage of substance, then colligative properties inversely proportional to molar mass। अब यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को देखेंगे। क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब इस पर क्वेश्चन आपको एग्जांपल 3 आपको क्वेश्चन ये दे देगा, 1% यूरिया आपको दे देगा, B 1% आपको ग्लूकोज दे देगा, और C 1% सुक्रोज दे देगा। क्या सारे लोग यहाँ तक लिख लिया है? तो बताइए, तब मैं समझाऊंगा। पहले लिख लीजिए तो। Done, sir. एवरीवन डन, एवरीवन डन। अब सुनिए, क्या सब इलेक्ट्रोलाइट है? हाँ या ना? सब इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? जल्दी बताइए। Non-electrolyte. So हाँ, non-electrolyte. सब में I1 है। अब गौर से सुनिए, यहाँ पर कंसंट्रेशन सेम नहीं है। ये जो फॉर्मूला बताया गया सेम रहेगा कंसंट्रेशन तब। अब यहाँ पर आपके पास मोलर मास है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स इसमें है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पर सेम नहीं होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये भी नहीं रखना है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट का हमेशा सेम होगा। ये तभी सेम होगा जब देखिए सेम कंसंट्रेशन हो। जब मास परसेंटेज में देगा तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। याद है मैं न्यूमेरिकल भी दिया था नहीं आपको एक दफा, जो मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, तो मैं मास के फॉर्म में दिया था तो मैंने मोल में कन्वर्ट किया था उसको, याद है? Yes, sir. हाँ, कोई बोल ही नहीं रहे हैं यार आप लोग, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. हाँ, तो मोल्स निकालना होगा। अब यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोई भी अगर आपको ऑर्डर पूछिए, ऑर्डर ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑर्डर ऑफ डेल्टा टीबी, ऑर्डर ऑफ डेल्टा टीएफ, ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, समझा? या बॉइलिंग पॉइंट, और ए फिर बी फिर सी। ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाए या वेपर प्रेशर तो उल्टा, ए से ज्यादा बी, से ज्यादा सी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ये Yes, बोलिए sir. ना, कुछ तो बोलिए ना आप लोग। आर यू Yes, गेटिंग माय sir. पॉइंट? हाँ, यस, जल्दी लिख लें। यहाँ मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया? अनुष्का, जुवेरिया, इंसिया Yes, sir. और आमना? Yes, sir. Yes, sir. ये भी लिख लीजिए। Yes, sir. Done. बहुत अच्छे।
अब आप लोग आइए, सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। ये यस सर। हो गया। डन सर। अब सुने, अब सारे पॉइंट का मैं निचोड़ दे रहा हूँ। देखिए सारे पॉइंट का निचोड़ लब्बो लबाब ये है कि आपको मेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखना है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में सतर्क रहना है कि अगर कंसंट्रेशन सेम है तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी, अगर मास के फॉर्म में है तो मोल्स निकालेंगे। अब सुनिए सर, ये सब में सेम सेम है। अगर हमारे पास डिफरेंट कंसंट्रेशन हो सबका तो क्या करेंगे, डिफरेंट कंसंट्रेशन जब रहे तो गौर से सुनिए आप, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ये आपका सबका आंसर, इफेक्टिव कंसंट्रेशन निकाल लीजिए और इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू आई इंटू सी, बस दिस इज द फॉर्मूला। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इफेक्टिव होगा। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल 4, अगर आपको एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया कि भाई 3m ग्लूकोज है आपके पास, ठीक है भाई, अलग अलग कंसंट्रेशन दे रहा है, आपके पास 1m NaCl है, आपके पास C आपके पास दे रहा है 2m NO2SO4, इसी तरह का आपको सब डिफरेंट दे रहा है तो क्या करेंगे, तो आप C इफेक्टिव निकाल लीजिए। C इफेक्टिव क्या होगा, तो देखिए I नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I1 और कंसंट्रेशन C3, यहाँ C इफेक्टिव क्या होगा, तो I 100% है तो NaCl 2 है तो 2 और कंसंट्रेशन 1 2, आपके पास यहाँ C इफेक्टिव क्या होगा 2 और नंबर ऑफ पार्टिकल I कितना होगा 2 और 1 3, तो आपके पास 6। तो आपके पास कुछ भी ऑर्डर पूछा जाए, ऑर्डर ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, डेल्टा TB, डेल्टा TF, ऑस्मोटिक प्रेशर, कुछ भी पूछा जाए, C फिर A फिर B। तो देखिए इस कंसेप्ट से पहले का पहला लाइन का भी आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ कोई कहेगा सर यहाँ पर C इफेक्टिव क्यों नहीं, यहाँ निकाल लीजिए। C इफेक्टिव क्या हो जाएगा बताइए, 1 इंटू 1 1, यहाँ C इफेक्टिव क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 2, यहाँ C इफेक्टिव क्या हो जाएगा 1, वही तो आ रहा है ना। जब कंसंट्रेशन सेम है हमने सिर्फ नंबर I को देख लिया, लेकिन जब कंसंट्रेशन सब कुछ डिफरेंट रहेगा तो फिर वहां गलत ना हो जाएगा, सिर्फ I के देखने से नहीं पता चलेगा। आपको क्या I 1 है, यहाँ पर 2 है, आप कहिएगा B का ज्यादा है, गलत। यहाँ देखिए इफेक्टिव, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोलिए ना सारे यस लोग। सर। यस सर। तो हर तरह का क्वेश्चन जैसे जैसे आपको आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, उस तरह के क्वेश्चन मैंने कराया। अब आइए इन सब के अलावा आपको एक और अच्छा क्वेश्चन, Ng2SO4 है सी में Na2 है, तुम तो ऐसी सी बात बोलते हो, सोडियम ओके सल्फेट सर। है मेरे भाई, चना खाओ चना। Na2SO4 सोडियम सल्फेट Na2SO4। ओके, सबको समझ में आ गया? हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। अच्छा देखिए, अब इन सब के बाद अलावा देखिए एनसीईआरटी का अगर एक क्वेश्चन दे दे तो मैं आपको आंसर देना है। इन सब के बाद 4 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन होंगे। फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप इस वाले क्वेश्चन में फंस सकते हैं, तो मैं आपसे क्वेश्चन देना चाहता हूं और सारे लोग टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल करें और सारे लोग आंसर दें। राइट द इंक्रीजिंग order of delta TF depression. Number 1, A 1M acetic acid, B 1M CF3COH, C 1M CCl3COH। तो डेल्टा टीएफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है, आपको नेट देखना है किसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हैं, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो उसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी। टेक्स्ट मैसेज करके बताएं। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले कम का लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में सबसे ज्यादा लिखेंगे। साध नासिर आपका ए आंसर आया है? नो सर, वो पुराने का था। अच्छा ऑर्डर है, हाँ तो ए तो आंसर हो ही नहीं सकता। ऑर्डर लिख के बताइए, विच ऑर्डर इज करेक्ट, ऑर्डर लिख के बताइए सारे लोग।
साद नासिर आमना का भी सेम, वेरी गुड। आमन, और ये ना इंसिया का आंसर आया है, ना अनुष्का का आया है, और ना आपका क्या नाम है, जुवेरिया नदीम का आया है। ये तीनों आंसर दें प्लीज। हाँ, अनुष्का भी क्या आंसर सेम आया, वेरी गुड, वेरी। एवरीवन पर क्यों करे, आपने प्राइवेटली मैसेज कीजिए प्लीज। सॉरी सर, वो मैंने हाँ, चेक नहीं किया। ओके ओके, आप देखिए क्या नाम है, सर सारे एसिड्स हैं तो नहीं, आप CW आंसर, ए अल्लाह, आप आंसर दीजिए ना, एक्सप्लेनेशन हम बाद में पूछेंगे, आप आंसर दें प्लीज। सर ऑल सेम है। नहीं तो आप फिर बोल रही हैं, हम कह रहे हैं मैसेज कीजिए। ये अल्लाह, हम आम बोल रहे हैं, आप इमली कर रही हैं, आप मैसेज कीजिए ना। मैसेज मैं देखना चाहता हूँ, बोलना नहीं है ना, बोलना गुनाह है अभी। मैसेज कीजिए प्लीज, टाइप कीजिए, टाइप इंसिया एंड जुवेरिया नदीम। जुवेरिया नदीम और इंसिया प्लीज मैसेज कीजिए आई वाई पर, आई वाई सर जो लिखा हुआ है, आई वाई सर। अच्छा, जुवेरिया कहीं चली गई थी क्या? अच्छा, हाँ, इंसिया का आंसर अब तक नहीं आया। इंसिया, ये भी चली गई क्या? अच्छा, भेज दिया है, चलिए। हाँ, अच्छा, इंसिया का आ गया, ठीक है। सबका आंसर गलत है, मैंने इसलिए, अब देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ओ माय गॉड। अच्छा, सबसे पहले इंसिया बताएंगे, क्योंकि बहुत ही रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट है ये बेचारी। बताइए इंसिया, आप क्यों सेम कहा, ए इज इक्वल टू बी, क्यों सेम कहा, बताइए। हाँ, एसिड के उससे तोड़ा है, मतलब CF3COO नेगेटिव प्लस यानी आप इसमें दो पार्टिकल्स दे रहे हैं, इसको दो पार्टिकल्स, यस है ना? सर। या गुड गुड गुड। सबका आंसर यही लगभग होगा, सब में दो दो पार्टिकल हैं, इसलिए शायद सबका सेम होगा। क्या सबका एक्सप्लेनेशन यही है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अच्छा, दो पार्टिकल्स हैं, लेकिन आपका ध्यान इस पर नहीं गया कि दिस इज वीक एसिड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वीक एसिड है, कंप्लीटली टू नहीं दे रहा है। मैं बारहा कह रहा हूं, कंप्लीटली टू कब लेना, मैंने इसलिए कहा आई, मैंने कहा है, मैंने फॉर्मूला लास्ट में कहा आई 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 नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर कब होता है, जब 100% डिसोसिएशन। अब वीक एसिड को 100% ले लीजिएगा, दो का दो लिख दीजिएगा, दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग। इसलिए कहा जाता है, और खासकर इस चैप्टर के तो क्वेश्चन इतने जबरदस्त एनसीईआरटी में, तो गौर से सुनिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि सी इफेक्टिव आई सी, आई का मतलब 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर तभी होता है जब वो 100%। और आपको मालूम है ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वीक। हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो 11 में पढ़ चुके, 12 में पढ़ चुके हैं, कि पूरे केमिस्ट्री में सिर्फ 6 एसिड ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ClHNO3 आपको नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ में पढ़ाया था। खैर, सारे लोग ध्यान दें। तो सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो देखिए, आई 1 प्लस अल्फा, n तो 2 है, लेकिन आई 1 प्लस अल्फा आएगा, ठीक। यहां पर भी आई 1 प्लस अल्फा आएगा, यहां भी आई 1 प्लस अल्फा आएगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। n Yes, 2 sir. है, Yes, n sir. 2 है, आई 2 नहीं है, दोनों में फर्क है। आई 2 नहीं है, n 2 है। आई 2 तभी होगा जब वो 100% होगा। सुना सारे लोग, हाँ या ना? Yes. यस सर। अब जिसका चाहा 100% कर दीजिएगा, ये तो अफसोसनाक पहलू है भाई। सारे लोग सुने, इसमें ऑर्गेनिक का कंसेप्ट लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता है कि स्ट्रॉन्गर एसिड, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा, अल्फा ज्यादा। जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो मोर एक्सटेंट से डिसोसिएट होगा। ऑल आर वीक, उस तीनों में स्ट्रॉन्गर कौन? तो अल्फा जब बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा ना। हो सकता है ये 5% डिसोसिएट हो सकता है ये 10% हो सकता है ये 7, सब वीक है, लेकिन अल्फा तो सबका अलग अलग आएगा। अरे कुछ तो बोलिए, हाँ ना? Yes, sir. स्ट्रॉन्गर एसिड, हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा। और केमिस्ट्री कहता है फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, 11th में आपने पढ़ा।
देखिए कैसे क्वेश्चन आपको घुमाएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जाके देखें। तो CF3 का -I, फ्लोरीन का -I ज्यादा, तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पहले देखना होगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्गर एसिड B है, फिर C है, चूंकि अब उसके बाद -I क्या पढ़ा नहीं, इसलिए ऑर्डर ऑफ डेल्टा TF भी यही होगा, BCA। इसी पर मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन हो कि अगर आपको कहे 1m NaCl है, सुनिए 1m K2SO4 है, C 1m मिथेनोइक एसिड है, D 1m एसिटिक एसिड है, और आपको कहे ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर लें, तो देखिए सम का कंसंट्रेट, तो यहाँ पर I 2 लेंगे, क्यों? NaCl 100% है, K2SO4 100%, ना भी इसमें ले सकते हैं आप, यहाँ भी I 2 है, H3 है। यहाँ पर अब ये वीक एसिड है, क्या I 2 लेंगे? नो, बोथ आर वीक, बट इफ देयर इज अ मुकाबला, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड विथ रेस्पेक्ट टू, क्यों? CH3 का प्लस I इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को घटाता है, इसलिए अगर आपको पूछा जाए ऑस्मोटिक प्रेशर, तो B, फिर A, फिर C, फिर D, क्योंकि इसका अल्फा ज्यादा, इसका अल्फा कम। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो एवरीवन, समझ में आया? यस। लगता अनुष्का, इंसिया और आमना को लगता नहीं समझ में आया ये कंसेप्ट, जल्दी बताएं। आ गया सर। यस सर, आ गया। Yes, sir. यस सर। समझ में आया? तो स्ट्रॉन्गर एसिड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा, अल्फा ज्यादा, I ज्यादा। देखिए ना, अल्फा ज्यादा होगा तो I ज्यादा हो जाएगा ना। चलिए लिख लें, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। हाँ, जल्दी लिखें। डन सर। वेरी गुड, डन। बहुत बेहतर। डन। डन। जुवेरिया नदीम साइंटिस्ट को आया? Yes, sir. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ये है, और जो अब यही ऑर्गेनिक में पढ़िएगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होता है वो माइनस, मैं पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक, जब पढ़ाऊंगा तो थोड़ा 11 का रिवीजन कराऊंगा, -I जो होता है इंडक्टिव का प्रभाव। ऑर्गेनिक बहुत पढ़ना है, इसलिए फिजिकल को जल्दी खत्म करना है, ऑर्गेनिक में बहुत परेशानी होती है, स्टूडेंट को जल्दी करें। 11th में कम था, 12th में बहुत ज्यादा पढ़ना है। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। डन सर। हाँ, डन डन डन। तो मैं ये कह रहा था कि वीक एसिड का आप कभी भी 100% नहीं, अब हो सकता है आपको क्वेश्चन में, अब चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए। Yes, जल्दी जल्दी लिखिए आप। अब हम एक क्वेश्चन और देखें, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी देखिए। डन सर। अच्छा, इंसिया, आपने नॉर्मेलिटी का नाम सुना है? नॉर्मेलिटी? यस सर, सुना तो है। हाँ हाँ ठीक है, सुना है, यही काफी है। अनुष्का ने तो सुना ही होगा, बताइए अनुष्का, आपने सुना है? पूछेंगे नहीं, आप घबराइएगा नहीं, सुना है या नहीं सुना है? यस सर। हाँ, वेरी गुड, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। तो देखिए, हो सकता है क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी दे दे, कहेगा राइट द ऑर्डर ऑफ, सुनिए सारे लोग, बहुत, राइट द ऑर्डर ऑफ डेल्टा टीबी, ए दे देगा 1n NaCl, 1n AlCl3, 1n K2SO4। अब सुनिए, ये नॉर्मेलिटी है। आपको मैंने कहा, हाँ, मोलालिटी या मोलारिटी दे तो बतवा बराबर है, नॉर्मेलिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट करना होगा। 11 में पढ़ा है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। क्या सबको याद है? साद नासिर, आमना को याद होगा मुझे लगता है। यस सर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू m इनटू, मैंने 11 में पढ़ाया था। n फैक्टर जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं,
हम सब पढ़ा देंगे आपको, और से सुने। सॉल्ट का एन फैक्टर चार्ज के बराबर होता है, तो पहला काम हम मोलारिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसकी मोलारिटी कितनी होगी, नॉर्मलिटी 1, और सॉल्ट का एन फैक्टर चार्ज Na पर प्लस चार्ज 1, तो 1 ही रहेगा। इसकी मोलारिटी 1, Al पर प्लस 3, 1/3। इसकी मोलारिटी 1/K प्लस 2K है तो 2। बोलो ये मोलारिटी में कन्वर्जन सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन, जल्दी बोलिए। यस सर। कोई बोल Yes, ही sir. नहीं रहे हैं। अरे अनुष्का, इंसिया, जुवेरिया, Yes, sir. हाँ देखिए मैं बता देता हूँ। एन फैक्टर मैं लिख भी देता हूँ, कोई बात नहीं। एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। चार्ज ऑन केटायन या एनायन, दोनों में से कोई एक चार्ज ले लेंगे। तो ये इसमें तो कोई केटायन है नहीं, तो ब्रेक करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस होगा, तो चार्ज ले लेंगे। Al पर प्लस 3 आएगा, 3 ले लेंगे। K पर प्लस 1, लेकिन 2 है तो 2 हो गया। चलिए ठीक है। अब इफेक्टिव कंसंट्रेशन निकाल लीजिए। C इफेक्टिव क्या बताया था? कंसंट्रेशन 1, I2। फिर कोई कहेगा I2 क्यों ले रहे हो? कहिए हम एज्यूम करेंगे 100%। फिर आप कहिएगा सर यहां तो ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? ये सब सॉल्ट है। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कि सॉल्ट है? जल्दी बोलिए। सॉल्ट है। सॉल्ट है 100%। 2 यहां पर I C effective is equal to 1/3। how many particle? 4, 1.33। यहां पर C effective 1/2, how many particle? 3, 1. जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। ऐसे नॉर्मलिटी के फॉर्म में भी पेपर को टफ बना देगा नीट लेवल में, तो आपको कह देगा ये सब क्वेश्चन आते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मोलालिटी या मोलारिटी के फॉर्म में दे। तो ऑर्डर ऑफ डेल्टा टीवी सबसे ज्यादा ए का होगा, फिर सी का होगा, फिर बी का होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए साइंटिस्ट लोग। Yes, sir. अब आइए सबको समझ में आ गया? कुछ तो बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बेहतर, बहुत रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट हैं आप लोग। अब सुनिए, एक बहुत अच्छा मेथड अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा रहा हूँ। ये तो हो गया ऑर्डर देखना, ऑर्डर पर इतने ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, बाकी आपकी किस्मत है। अब यहाँ गौर से सुने आप। अब आपको क्या पूछ सकता है इस चैप्टर में, सारे लोग ध्यान दें। वो ये पूछ सकता है, प्लीज सुनिएगा। आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है, सारे लोग सुने, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है उसका मकसद होता है, आप पढ़िएगा उसका। आप कोई पूछेगा भाई ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल है इससे क्या चीज मालूम कर सकते हैं? तो देखिए मालूम ये कर सकते हैं आप, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो आप सुना होगा बायो में मैक्रोमोलेक्यूल, मैक्रोमोलेक्यूल का नाम सुना? बीगर, बीगर, बीगर। अरे लार्जर Yes, sir. मॉलिक्यूल होता है ना जिसका मोलर मास बहुत ज्यादा होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। और मैक्रोमोलेक्यूल Yes, sir. कौन? केमिस्ट्री में बायोमोलेक्यूल्स को कहते हैं प्रोटीन, स्टार्च, ईटीसी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बायो के स्टूडेंट हैं आप लोग, यस सर। बोलिए ना। हाँ Yes, sir. Yes, sir. हाँ याद रखिए। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्या मेजर करते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास। देखिए सबके फॉर्मूले में मोलालिटी में मोलर मास ऑफ आएगा, सब में आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल। सर तो NaCl का निकाल के क्या फायदा? NaCl का तो ऑलरेडी मालूम है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में PhD वगैरह करें, आप प्रोटीन मैक्रोमोलेक्यूल है, एक्सपेरिमेंट की मदद से निकालते हैं उसका मोलर मास। याद रखिए colligative properties is used to determine the molar mass of macromolecule, bigger molecule. नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, तो colligative property 4 हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा which method is preferred, या कहेगा which method is best to measure the molar mass of macromolecule। तो आप कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर।
सर ये पहले बताया नहीं आपको, इसलिए बताया जा रहा है अभी लास्ट में क्योंकि आप न्यूमेरिकल कर चुके हैं तो मुझे समझाने में आसानी होगी। चारों का काम एक ही है, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैक्रोमोलेक्यूल निकालना। स्पेशली भाई आपको मैंने कहा प्रोटीन है, स्टार्च है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो व्हाई ऑस्मोटिक, पहले तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा व्हिच मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल प्रोटीन स्टार्च, तो आप कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। हो सकता है बोर्ड लेवल में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल। तो और से सुनिए, सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई बोल ही नहीं रहा है तो बताना ना चाहिए समझ में आ रहा है कि नहीं। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो फिर से बोलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का काम क्या होता है, जल्दी बोलिए। टू मेजर द So molar mass मेजर of द molecule. चलिए मैं लिख देता हूँ। चलिए पहला पॉइंट लिखिए, मेजरमेंट ऑफ osmotic pressure, measurement of osmotic pressure is used for determining molar mass of macromolecule, जैसे such as protein, polymer, etc. समझ रहे ना? अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes sir. एक तो टिक में मारेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये कहेगा सर व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन। तो आप एक बात बताइए, सबका जब मेथड एक ही है, सारे लोग ध्यान दें, जब सबका मेथड एक ही है तो आपको कहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर को हम बेस्ट मेथड क्यों कहेंगे। तो देखिए आपको मालूम है सारे न्यूमेरिकल में ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा गया 25 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेल्सियस। हाँ या ना, जल्दी बताइए हाँ या ना। सबके न्यूमेरिकल में ये लिखा गया ना ऑस्मोटिक प्रेशर Yes. के न्यूमेरिकल Yes, में। Yes, sir. आप रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर दीजिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, वेपर प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर चेंज। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में टेम्परेचर लो करना पड़ा। केमिस्ट्री कहता है, बायो के स्टूडेंट हैं, कि कोई भी बायोमोलेक्यूल चाहे प्रोटीन हो वो स्टेबल नहीं होता हायर टेम्परेचर पर। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? जल्दी बोलिए। Yes sir. अरे Yes, यार sir. Protein का बताइए ना। structure हाँ खराब चेंज हो हो जाता जाता है. है। Yes, यस sir. उसको कहते हैं आई नो बायो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मैं पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक में बायोमोलेक्यूल्स, denaturation of protein that bring the change in the physical and biological activity of the protein by heat treatment. तो आपको पूछेगा why osmotic pressure is preferred, तो osmotic pressure is done at room temperature। पहली बात तो रूम टेम्परेचर पर तमाम सब्सटेंस स्टेबल होता है, एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट देगा। कोई अब जैसे आप रिलेटिव लोअरिंग की वजह से मालूम करने की कोशिश की, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की मदद से मालूम करने की कोशिश की, या डिप्रेशन, दो रीजन है। नंबर वन, इन तीनों की मदद से अगर आप मालूम कीजिएगा तो इन तीनों में टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हम नहीं लेते। बायोमोलेक्यूल्स आर नॉट स्टेबल एट हायर या लोअर टेम्परेचर। दूसरी बात क्यों मैं बाद में पढ़ा रहा हूं, उसकी वजह है, आपने न्यूमेरिकल किया तो डेल्टा टीबी की वैल्यू बहुत ही कम आती थी। डेल्टा टीएफ की वैल्यू कहीं पर लिखा गया 0.0205 डिग्री सेल्सियस, कहीं पर डेल्टा टीएफ लिखा गया 1 डिग्री सेल्सियस। माइन्यूट, बहुत ही कम वैल्यू है। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू देखिए ज्यादा है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है, इवन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा, तो ज्यादा वैल्यू से हायर का मोलर मास निकालना आसान।
अब यहाँ पर बहुत ही कम वैल्यू है, डेसिमल में है, बहुत ही कम है, उससे लार्जर मास निकालना टू डिफिकल्ट। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा है। अनुष्का, सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बताएं। Yes, sir. फिर से सुनिए, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल। हो गया क्यों? तो सबसे पहला कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट्स इज डन एट रूम टेम्परेचर एज वेल एज it gives higher value even for dilute solution। क्यों आप dilute बोल रहे हैं? dilute का मतलब solute कम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की भी वैल्यू कम आनी चाहिए। हाँ, कम आती है, ओवरऑल कम है, बट if there is a comparison other qualitative properties के रेस्पेक्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू लार्जर हो सकता है। इस पर भी ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में डाइल्यूट सॉल्यूशन में किसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो आपने न्यूमेरिकल में देखा पाई इज इक्वल टू सीआरटी, आईसीआरटी देखा आपने, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का मेजर में वैल्यू ज्यादा आती है, लेकिन वही डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ वगैरह की न्यूमेरिकल में क्या वैल्यू कम आती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे लोग। हेलो Yes, sir. एवरीवन। Yes, sir. हाँ, अब दूसरा रीजन वही कहेंगे कि भाई बायोमोलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल आर नॉट स्टेबल एट हायर एंड लोअर टेम्परेचर, इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। डिड यू अंडरस्टैंड? तो रीजन लिखिए। अगर बोर्ड Yes, sir. लेवल पे पूछा, हाँ बोर्ड लेवल में पूछा जाए तो आप यही रीजन देंगे। अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. पहला रीजन समझ में आया कि ये रूम टेम्परेचर पर मेजर करता है और इवन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू लार्जर होती है। कुछ तो बोलिए, लिख लिया सारे लोग? जल्दी बोलिए, लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes sir. Yes sir. Done. अरे आसिया वगैरह, जोवेरिया, सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, sir. दूसरा रीजन लिख लीजिए। बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है, वो रूम टेम्परेचर पर मेजर्ड नहीं होता, ये याद रखें। Yes sir. Done. आगे बढ़ें। Yes, sir. अच्छा, एक टॉपिक मेरा मिस हो गया था ऑस्मोसिस में, लिख लीजिएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। टॉपिक डालिएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। याद है मैंने कहा था कि द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर कितना था जो मैंने कहा था प्रेशर डिफरेंस के बराबर होता है। याद आया ये लाइन? अरे बोलिए। Yes, sir. अगर ऑस्मोटिक Yes, प्रेशर sir. 480, हाँ अगर ऑस्मोटिक प्रेशर 4 एटीएम है, 4 एटीएम पर ऑस्मोसिस स्टॉप हो रहा, आप चाहिएगा 5 एटीएम लगा दें, तो रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका डिस्कशन हुआ था लेकिन लिखा नहीं पाया था। तो आरओ मशीन जो होती है वो रिवर्स ऑस्मोसिस पर होती है। तो लिखिए, नीचे लिखिए।
ठीक है, फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर, प्योर सॉल्वेंट का मतलब यही हुआ, प्योर वाटर मिलेगा, इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए, समझ में आ रहा है साइंटिस्ट लोग, जल्दी Yes. बताइए। यस सर। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, जल्दी बताइए हाँ या ना। No, sir. नो सर। हाँ, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन लिखिए, हो सकता है आपको पूछ दे बोर्ड लेवल या कंपटीशन किसी में भी, कि व्हेन Hgi2 हाउ मेनी पार्टिकल देगा, 2 या 3 की 1? 2 देगा, 3 देगा ना, 2 और 1 ही है। Yes, sir. जी. Added to the solution of Ki, then what will happen? What will happen का मतलब आपको कहेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा, वेपर प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा। मैं रीजन दूंगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस, नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाता है, मैं बताऊंगा, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। कोई कहेगा डेल्टा टीवी पर क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा, डेल्टा टीएफ पर क्या पड़ेगा, सॉरी, तमाम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज घट जाएगा। सी, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रीजन मैं बताता हूँ, सारे लोग सुने, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं, लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. आप बताइए Hgi2 को जब Ki सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, क्या बना लेता है, जल्दी बताइए, कॉम्प्लेक्स। Complex. कॉम्प्लेक्स। अब बताओ, कॉम्प्लेक्स बनाने से नंबर ऑफ पॉइंट्स घट गया ना। देखो, इसमें 3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और इसमें 2 हैं, तो 3 2 5 हो गया, अरे बोलो हाँ या ना। और 2 से 4, 2 Ki 2 पार्टिकल दे रहा है और 2 से मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 4 पार्टिकल दे देगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। तो 3 4, यहाँ कितने पार्टिकल्स हो रहे हैं, जल्दी बताएं। 3. 3। तो बताओ नंबर ऑफ पार्ट, जब हम Hgi2 करेंगे वही लिखना है कि जब मिलाएंगे तो कहेंगे इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स, और जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो नंबर ऑफ आयन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अरे बोलो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाएगा। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा हो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल घटेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी घटेगा, दैट द रीजन आपको लिखा गया, ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा, डेल्टा टीवी घटेगा, डेल्टा टीएफ घटेगा, बट वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, जल्दी बताएं। अरे अनुष्का, जुवेरिया, एनसिया, सबको समझ में आया ये? हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द सॉल्यूशन चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग संडे, Excellence sir, पीछे वाली स्लाइड पे डाल. और कल आप राउल्स लॉ तक पूरा पढ़ लीजिएगा शुरू से लेकर। किसी को डाउट है तो कोई बाद में बहाना नहीं, सर हमको ये नहीं समझ में आया, कल 12 बजे आके पूछ सकते हैं और हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे। उसका पेज अलग से बना लीजिए, मेन नोट्स में मत लिखिए, बाद में उसको मेन नोट्स पे चिपका लीजिएगा, तब आपका नोट्स अच्छे से बनेगा। बीच बीच में लिख दीजिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा आपका, इसलिए आप उसको अलग पेज में कल के डिस्कशन को लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। Thank you. थैंक यू सर।